जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जिस फर्स्ट चैप्टर क्या कह सकते हैं, ये बहुत बेसिक या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसको बोल सकते हैं। और हमने यहाँ पर नाम भी लिख रखा है कि बेसिक मैथमेटिक्स। हम इसमें बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब हम ये जानेंगे कि फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब को फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉगरिथम का क्या फॉर्मूला होता है। ओवरऑल हम +1 में यानी कि 11th में जितने फार्मूलों का यूज करेंगे, कॉमनली जो लगातार यूज होते ही रहेंगे, उन फार्मूलों के बारे में जानेंगे। उन छोटे छोटे एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो उन फार्मूलों पर सिंपली सॉल्व हो जाएं। तो इस चैप्टर के अंदर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये +1 में यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं या ये टॉपिक कुछ ज़्यादा आगे कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तो ऐसा कोई टॉपिक ये नहीं है। ये अभी तक हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10th में जो कुछ भी पढ़ा है उसका थोड़ा सा यूज है, और नए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उन एप्लीकेशन का एक कॉम्बिनेशन है कि किस तरीके से हम फार्मूले वगैरह को यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप तो ये पहले से ही जानते हैं कि इस वाले सिंबल को इक्वल टू का साइन बोलते हैं। ये इक्वल टू लगा के ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया तो हम इसको जानते हैं कि इज नॉट इक्वल टू। जैसे हम कहें कि 2 इज इक्वल टू 2, बट हम लिखें 2 इज इक्वल टू 3, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें ऐसे करना हो जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है जो कि यहाँ पर मैंने बना रखा है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल है। जैसे हम कहते हैं कि 3.9 आंसर आ गया, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख देते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल है जो ऐसे लिख देते हैं। डेल एक्स का मतलब होता है कि किसी वैल्यू में, डेल एक्स का मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ एक्स में जो चेंज आया है बहुत स्मॉल चेंज आया है। यानी कि हम चेंज जब कभी भी दिखाना होगा हमको फिजिक्स में, तो हम डेल का यूज कर लेंगे, चेंज के लिए डेल का यूज कर लेंगे। यहाँ पर dx/dt ये एक नई चीज़ आपको मिलेगी, ये एक नई चीज़ मिलेगी, ये एक नई चीज़ मिलेगी। इस dx/dt को हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t बोलेंगे, और हम इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है। ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएट करना होगा किसी वैल्यू को। ठीक है, ये जो सांप के तरीके से बना हुआ है, स्नैक के तरीके से ऐसे जो बना हुआ है, इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, या हम इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। कि जब किसी फंक्शन का क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो हम ये सिंबल लगाते हैं। बेसिकली ये सब एक तरीके का अपना मैथमेटिकल टूल है जो किसी फंक्शन के ऊपर लगते हैं और उस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे मेंसुरेशन फॉर्मूला, जैसे मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हो आप, या तो आप क्यूब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप, क्यूब पढ़ते हो, या तो फिर आप क्या पढ़ते हो, क्यूबॉइड पढ़ते हो। या तो ये क्यूब हो गया, या तो फिर आप क्या पढ़ते हो, क्यूबॉइड हो पढ़ते हो, क्यूब या क्यूबॉइड, ऐसे क्यूब या क्यूबॉइड पढ़ते हो। या तो फिर आप क्या पढ़ते हो, स्फेयर पढ़ते हो, ये स्फेयर पढ़ते हो। ये फिर ऐसे डिफरेंट 3D शेप के बहुत सारे आप मैथमेटिकल प्रोसेस को पढ़ते हो, जिसमें रेडियस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, डायमीटर को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस एरिया को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइट को स्मॉल h से, लेंथ को L से, ब्रेथ को V से। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन मेंसुरेशन में जानते हैं।
मेंसुरेशन में अगर मैं पहला पार्ट लूँ तो वो सर्कल का आ जाता है, और सर्कल का डायमीटर रेडियस का जस्ट डबल होता है, d इज इक्वल टू 2r। ये फर्स्ट मैथमेटिकल टूल का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वो फॉर्मूला आ गया जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है। और पेरीमीटर और द सर्कमफेरेंस की अगर बात करूँ, पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसके सर्कल के आप ऐसे सरकमफेरेंस पर चलते 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 ऐसे चलते चलते एक चक्कर जब कंप्लीट कर लिए तो ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया, ऐसे चलते चलते इसका एक सर्कल कंप्लीट कर लिया तो ये पेरीमीटर हो गया या सरकमफेरेंस हो गया। तो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई। आपने सेंटर पर एंगल बनाया और रेडियस के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है। और आपको मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो अब अगर 2 और r एक साथ रख लोगे तो पाई इंटू डायमीटर d भी हो जाएगा ये। तो पाई इंटू डायमीटर d लिख सकते हो आप। एरिया इसका क्या कितना होगा, सर्कल का एरिया कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर होता है। और पाई r की जगह पर देखो, r की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, d/2 भी लिख सकते हो डायमीटर के टर्म में। तो d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो d/4 हो जाएगा। तो एरिया पाई r स्क्वायर या 1/4 पाई d स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है। आगे फर्दर स्फेयर आता है, तो स्फेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। और आप यहाँ से देखो 4 को 2 बना सकते हो और r को r और इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। तो इसको डायमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, पाई d डायमीटर d स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें स्फेयर के, तो 4/3 पाई r क्यूब, डायमीटर के केस में d क्यूब हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। स्फेरिकल सेल की अगर हम बात करें, स्फेरिकल सेल का मतलब होता है बीच में इसके मटेरियल नहीं है, खोखला है। ठीक है। तो स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया अगर बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर होता है और डायमीटर के टर्म में 5d स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, इसमें मटेरियल कितना यूज्ड हुआ है उसके टर्म में अगर हम बात करें तो पाई r स्क्वायर तो इसकी रेडियस हो जाएगी और dr इसकी थिकनेस हो जाएगा। स्फेरिकल सेल की क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। ये बात आप केप्ट इन माइंड। ठीक है। तो कि ये थिकनेस हो गया। ठीक है। और ये dr यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो ये थिकनेस लिखा भी हुआ है। ठीक। होलो स्फेयर की अगर हम बात करें तो होलो स्फेयर में थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने की वजह से इनर रेडियस और आउटर रेडियस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इनर रेडियस को r1 बोल रहे हैं और आउटर रेडियस को r2 बोल रहे हैं। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो होलो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर r1 और r2 आई होप आप समझ गए होंगे कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस है। ठीक। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर इस तरीके से सर्कुलर सिलेंडर होता है जिसका हाइट h लिया गया है, रेडियस इसका r लिया गया है। तो सिलेंडर का अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो 2 पाई r h होता है, वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h होता है, टोटल एरिया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। और 2 पाई r स्क्वायर क्यों होता है, इसका तो एरिया तो पाई r स्क्वायर होता है लेकिन इसका भी तो एरिया पाई r स्क्वायर होगा। तो पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, h प्लस r हो जाएगा। इसी तरीके से हम तीसरा मेंसुरेशन में यूज करने वाले हैं कोन। ठीक है। तो कोन अगर लेते हैं तो कोन में जोकर की टोपी आपने देखा होगा, इस शेप का है ये। तो कोन की जो बेस का रेडियस है तो वो r है और ये इसकी ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को l बोल रहे हैं। तो l इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है क्योंकि ये हाइट इसकी तो h है। ये हाइट कितनी है, h है। ये हाइट हमारी इसकी h है। ठीक है। ये हाइट कितनी है, h है और ये l है और ये r है। तो स्लैंट हाइट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि ये सरफेस एरिया, ये इतना सरफेस एरिया, ये पाई r l हो जाएगा। ठीक है। नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होगा। ये कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया पाई r l होता है, लेटरल सरफेस एरिया पाई r l होगा। और पाई r और l की जगह पर ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से देखो अगर टोटल सरफेस एरिया तो होगा तो ये देखो लेटरल वाला पाई r l होगा और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई r और l की जगह पर h स्क्वायर, देखो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ये लिख सकते हैं।
पाई आर दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो पाई आर √h² प्लस r² और प्लस यहाँ से एक आर बचेगा, तो एक आर यहाँ लिख लिया। हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर क्यूब इंटू एच होता है इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक। कोण के बाद नेक्स्ट हमारा जो मेंसुरेशन में आ जाएगा वो इलिप्स है। क्या है वो? इलिप्स है। तो इलिप्स अंडाकार शेप को बोलते हैं, और इसका ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, एलिप्स का। और ये जो स्मॉल ए है ये सेमी मेजर एक्सिस है, और जो ये कैपिटल बी है ये सेमी माइनर एक्सिस होता है एलिप्स का। और एलिप्स की सरकमफेरेंस की बात करें तो 2 पाई √a² प्लस b²/2 होता है, और एरिया इसका पाई ए भी होता है। इसके बाद हम पैरेललोग्राम ले सकते हैं। पैरेललोग्राम का ये शेप होता है, ये हमारा ये जो है ये बी है, और ये जो आर्म है ये स्मॉल ए है, और ये दो एडजेसेंट जो साइड है इसके पैरेललोग्राम के ये एक दूसरे से थीटा एंगल पर बना रहे हैं, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। ये एच हाइट है, दोनों पैरेलल आर्म के बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया b इंटू एच होता है। क्या होता है? b इंटू एच होता है, या आप साइन थीटा इज इक्वल टू h/a लिखें तो h इक्वल टू a साइन थीटा, एरिया a इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको थीटा ये पता है तब आप लिख सकते हैं, थीटा नहीं पता है तो आप b इंटू एच यूज करें सीधा, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रेपीजियम लें तो ट्रेपीजियम में ये क्या है, ये और ये साइड पैरेलल है, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस को h बोल रहे हैं। तो इसकी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया जानना। इसका एरिया आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब आप इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर पता करना पड़ेगा इसका एरिया, ठीक है। तो 1/2h और पैरेलल साइड का सम a प्लस b हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल की अगर आप बात करें आप तो ट्रायंगल ये लिया हमने, ट्रायंगल का ये साइड b लिया, ये साइड c लिया, ये साइड a लिया, अल्फ़ा बीटा और गामा इनके एंगल से लिए। तो इसका एरिया अगर कहूँ तो एक 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और हम बेस को a से लिख रहे हैं, हाइट को h से लिख रहे हैं, तो 1/2 a इंटू एच हो जाएगा। साइन गामा इस वाले एंगल को अगर कैलकुलेट करना है तो फिर हमको h/b लेना पड़ेगा, और h इज इक्वल टू बी साइन गामा हो जाएगा, और एरिया हो जाएगा 1/2 a इंटू बी साइन गामा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल इसी तरीके से बना हुआ है तो हम उसके एरिया को यहाँ पर s माइनस a s माइनस b s माइनस c करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और s जहाँ पर 1/2 a प्लस b प्लस c बाई प्लस c हो जाएगा, ठीक है। s पहले कैलकुलेट करना होगा, यानी हर एक आर्म को ऐड करो और बाई 2 से डिवाइड कर दो तो आपको s मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रेक्टेंगुलर कंटेनर के लिए देखें तो रेक्टेंगुलर कंटेनर ये अपने पास है, जिसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। तो क्यूबॉइड का अगर लैटरल एरिया की बात करें तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाता है इसका, और वॉल्यूम की बात करें तो एल वी एच हो जाता है। बेसिक अलजेब्रा में आ जाते हैं। हमने इस चैप्टर का नाम ही आपको बता दिया है कि मैथमेटिकल टूल है, तो जितने भी मैथमेटिकल टूल हैं वो हमको यहाँ पर जानना है। जैसे हमने सबसे पहले मेंसुरेशन लिया, मेंसुरेशन के बाद बेसिक अलजेब्रा लेते हैं। तो बेसिक अलजेब्रा में हमारे पास x a प्लस माइनस b अगर लिखा हुआ है तो x का मल्टीप्लाई a के साथ भी हो सकता है और x का मल्टीप्लाई b के साथ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। जैसे आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy भी हो सकता है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x और y भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो x माइनस वाई भी लिख सकते हो और x प्लस वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बातों को आप लिख सकते हो। और x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ है तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो और एक्स और वाई के टर्म में भी लिख सकते हो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स वाई आप यहाँ पर ऐसे जान सकते हो। तो चाहे ए प्लस बी के टर्म में चाहे एक्स वाई के टर्म में किसी भी टर्म में यूज़ करोगे पैटर्न नहीं बदलेगा, पैटर्न यही रहने वाला है। अब नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
और ये 10th में बहुत अच्छे से इसको पढ़कर आए हो, तभी +1 में मिल भी रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट क्या होते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हैज़ 2as ऑफ द पावर x है, ठीक है। तो ये अपने पास कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक, और पावर उसका क्या है, x है। तो यहाँ पर देखो ax² + bx + c, तो ये हो जाएगा =0। तो अपने पास कोई ये एक्सप्रेशन है, ये कोई एक्सप्रेशन है। तो अब अगर अपने पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये v² - 4ax अगर <0 हुआ तो इसका कोई रियल रूट नहीं निकल कर आएगा। रियल रूट का मतलब है जैसे कि +2 अगर आ गया, जैसे मान लो कि +2 है तो ये प्लस में होगा ऐसे, या तो क्या किस में होगा, या माइनस में √2 होगा, मान लो ऐसे, या मान लो ऐसे √4 आ गया। अब ये सॉल्व हुआ तो +-2 लिख देंगे, तो या तो +2 होगा या -2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि रियल रूट आ गया। लेकिन कहीं अगर आपको -√ ऐसे 4 मिल गया तो अब इसका थोड़े नहीं ये लिखेंगे +-2 लिखेंगे, अब ऐसा थोड़े नहीं लिख सकते हैं इसका, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है। तो कह रहा है कि अगर कहीं वैल्यू 0 से छोटी हो गई है, ये वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ये इस तरीके का कोई रूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका जो रूट होगा वो -b/2 ये होगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो भी रूट होगा, इसका क्या होगा, रूट होगा, और तब दो वैल्यू मिलेगी, जैसे हमने अभी बताया कि √4 है तो +2 भी मिल सकता है और -2 भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू केवल -2 मिल सकती है। मतलब ऐसे जैसे मान लो कि √4 है तो ये -2 मिल सकती है, इससे नेगेटिव वैल्यू कोई एक मिलेगी, मेरे कहने का यही मतलब है। ऐसा नहीं कि 2 ही मिलेगा, मैं तो बस इस समझाने के लिए एक तरीका ले रहा हूँ आपको। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब ये चीज़ आपको तो 10th में मिली होगी, ये 10th में मिली होगी, लेकिन अब ये चीज़ आपको 10th में नहीं मिलेगी, ये 11th में मिलेगा मैथमेटिक्स में, तो वहाँ से ये चीज़ यूज होगा फिजिक्स के अंदर, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। तो फैक्टोरियल जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो 0 के साथ में है, मतलब इंक्लूड किया गया है 0। जैसे मैथमेटिकली हम कहें कि n फैक्टोरियल का सिंबल याद रखो, ये है फैक्टोरियल का सिंबल, या तो फैक्टोरियल का सिंबल ये है। जैसे हम कहें फैक्टोरियल 5 या ऐसे कहते हैं फैक्टोरियल 5, दोनों सेम है, सेम चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कह दिया कि फैक्टोरियल 5, तो इसको अगर एक्सपैंड करना है तो अभी ऐसे एक्सपैंड होगा 5, 4, 3, 2 और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। मैंने कह दिया कि फैक्टोरियल 100, अब फैक्टोरियल 100 का मतलब हो गया कि 100 × 99 × 98 × 97 डॉट अप टू के कहाँ तक हो जाएगा, ऐसे 1 तक हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का ये मतलब होता है, बहुत बड़ी एक वैल्यू को एक सिंगल ऐसे एक सिंबल लगा के हम लोग क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं, छोटा लिख देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल में से देखो, अगर आपने फैक्टोरियल 100 लिखा है तो फैक्टोरियल हम इसको 100 इंटू फैक्टोरियल 99 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98 भी लिख सकते हैं, या इसको 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू फैक्टोरियल 97 भी लिख सकते हैं, या हम इसी को 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू फैक्टोरियल 96 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल से कोई भी एक वैल्यू हम निकालते हैं तो एक क्या हो जाता है, प्लस रहता है, और फैक्टोरियल के अंदर उससे एक कम रहता है। समझ गए होंगे आप बात ये फैक्टोरियल के अंदर से। तो वही बात यहाँ पर हमने लिख रखी है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को। तो कोई भी वैल्यू निकल रही है, देखो 100 बाहर निकला तो उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम ही सारी वैल्यू जा रही है। तो एक कम, दो कम, ऐसे 3 कम, देखो इससे ये तो एक कम है, लेकिन इससे ये 2 कम है, इससे ये तो एक कम है, इससे ये देखो ये 3 कम है, लेकिन इससे ये एक कम है ये। तो वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी कि 1 कम, 2 कम, 3 कम कैसे हो रहे हैं, और अप टू 1 तक ये सारी वैल्यू जाते रहते हैं, ठीक है।
ऐसे डिटर्मिनेंट ये सब +1 में मिलेगा आपको, ये सब 11th में मैथमेटिक्स में मिलेगा जो हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया कि मैथमेटिक्स का टर्म आ गया +1 में, तो हाँ जी ऐसे ही होता है ये। डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट में ऐसे दो ऐसे पैरेलल ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे लगाते हो, आप ऐसे मत कर देना, इसमें ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना, ये तब मैट्रिक्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट में ऐसे हम लोग सिंबल लगाएंगे स्ट्रेट लाइन का, और ये एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ऐसे ही एलिमेंट होते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना हो, जब कभी भी एक्सपैंड करते हैं हम ऐसे, तो एक्सपैंड करने के लिए हम मैथमेटिकल टूल यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये अगर हम इसके और इसका देखो, ये A1 एलिमेंट दोनों में आ गया ना, तो A1 के रिस्पेक्ट में अगर हम ऐसे ऐसे अगर इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो A1 एलिमेंट हमने जब लिया है, तो A1 एलिमेंट का B2 और C3, B2 और C3 ये देखो, और C2 और B3, C2 और B3 ये लिख लेते हैं। और देखो अब सेकंड एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ पर ये वाले एलिमेंट को देखो, ये एलिमेंट, तो अब देखो A2 हमारा फंस गया, तो A2 अगर हम यहाँ पर लेंगे, तो देखो B1 और C3 क्रॉस मल्टीप्लाई सोचो इसके लिए, B1 और C3 और C1 और B3, C1 और B3 ये ले लेंगे। अब फिर अगेन इस एलिमेंट को अगर हम लेंगे, एक्सपैंड कर रहे हैं ना इसको, तो A3 अगर हम लेते हैं, देखो A3 लेते हैं तो B1 C2, B1 C2, B2 C1, ये B2 C1, ये कुछ इस तरीके से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक इस तरीके से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं कि अगर हम कोई नंबर ऐड करना है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ऐसे n नंबर तक, तो हम उसको एक ऐड करना हो, तो हमारे पास एक फार्मूला है, हम डायरेक्ट n+1/2 कर देंगे, ऐड हो जाएगा। जैसे हम कहें 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, और हम कितना 16 तक ऐड करना है मान लो, तो फिर हमें लास्ट नंबर हमारा क्या है 16 है, तो 16 + 1 और बाई 2 कर देंगे, तो ये 8 हो जाएगा, और 8 और 17 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये पूरा ऐड करेंगे, 1 से लेके 16 तक ऐड करोगे तो 136 आ जाएगा। तो पूरा इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है इस ऐसे करने से। मान लो बहुत सारी नंबर आपको ऐड करने हैं, और वो सारे नंबर क्या है स्क्वायर होकर ऐड हो रहे हैं, स्क्वायर होकर ऐड हो रहे हैं अप टू n तक। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखो, n 2n+1 2n+3/6, बस सिंपली याद रखो, ये आपको मिल जाएगा, ऐड कर लेना जहाँ कहीं भी ऐसे मिलता है। बहुत सारे नंबर लेकिन क्यूब होकर ऐड कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मान लो 1² + 2 स्क्वायर नहीं क्यूब है, +3³ +4³ +5³ +8 6³ +7³ +8³ डॉट 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 ऐसे मान लो कि ये हो रहे हैं 80³ तक। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर कर दो, बस ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले याद रखो, फिर आपको बहुत मैथमेटिकली ये सब इजी बन जाएंगे, इसीलिए मैथमेटिकल टूल वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको +1 में। जैसे मान लो nth टर्म ऑफ द सीरीज है, और a+1 a+b +a+2b a+3b a+4b ऐसे चलता रहे, तो हम उसको ऐड करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है Tn a + n-1 × b। अब a जो है वो ये वाला टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, और b क्या है, तो b हमारा ये टर्म है ये। ठीक है, b ये है। अब अगर इसी तरीके से सारे टर्म को आपको ऐड करना है, सब देखो ये ऐड करना है,
तो ऐड करने के लिए n/2 2a + n-1 इंटू बी ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ये b आपको तो यहाँ से मिल ही जाएगा। b मिलेगा कैसे, a + b में से a माइनस कर दोगे तो ये b अपने आप ही मिल जाएगा, ये b अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, ये सब सीरीज है +1 की मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, याद रखना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सब सीरीज हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, AR² + AR³ होता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 1 + 2 + 3 ऐसे मिलते हैं आपको, ठीक है, प्लस लगाकर। और इसमें ऐसे कॉमा लगाकर मिलते हैं, ऐसे कॉमा लगाकर मिलेंगे, कभी कभी प्लस या माइनस लगाकर भी मिलेंगे, लेकिन फिर उनका टर्म ही ऐसा रहेगा कि आप पहचान ही लेंगे अब। तो n टर्म इज द गिवन बाय द, अगर n टर्म इसका पता करना है कि ... अप टू कौन सा टर्म आएगा, तो अगर वो n टर्म पता करना है तो Tn = a, यानी फर्स्ट पद, ये फर्स्ट टर्म, और उसके बाद इनका और इनको AR को a से डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा उसको r बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो इनको आप डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा r की पावर n-1 कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, n-1 कर देना है। इनका अगर आप सम कर रहे हो, ये जो AR² AR³ ऐसे जो गिवन है, इनका सम कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से सम करोगे, 1 - r⁴n/1 - r, ये करोगे आप इस तरीके से। और इफ़ r इज <1, अगर r <1 हो गया, एक से छोटा हो गया मिलेगा, तो आप ये फार्मूला Sn के लिए यूज करोगे। यहाँ पर Sn के लिए कब ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब r 1 से बड़ा हो तब ये फार्मूला यूज करोगे। लेकिन जब आपका r 1 से छोटा है, r जो है 1 से छोटा है, तो ये फार्मूला आप यूज करोगे, a/1 - r, ये फार्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। ऐसे लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन एंड फंक्शन है। तो लॉगरिथम में लॉग को जनरली आप फिजिक्स की बुक में अब देखेंगे कि in लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, in लिख दिया जाएगा। टू द और बेस e होगा, जहाँ पर in दिखेगा समझ जाना कि वहाँ पर log और बेस e लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बेस e लिखा हुआ है। log 10 लॉगरिथम टू द बेस 10, ये पढ़ने का तरीका है कि अगर log 10 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि लॉगरिथम और इसका बेस 10 लिखा हुआ है। log e बेस e और x इसको पढ़ा जाता है, इसको कुछ in x ऐसे लिख सकते हैं। log e x की जो वैल्यू होती है, अगर log 10 में बदलना हो तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो log हमारा जो e है वो अगर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो log 10 बेस x में बदल जाता है, मतलब बेस 10 आ जाता है इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के साथ में। अगर अपने पास log e⁴x लिखा हुआ है, बेस भी सेम है और इसकी डिग्री भी सेम है, तो ये वैल्यू केवल इसी के बराबर हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया। log e x/y का फॉर्मूला है log e x - log e y। आप जनरली इस फार्मूले को log m - log e n के रूप में ऐसे देखेंगे, log e m/n ऐसे देखेंगे आप जनरली इस फार्मूले को, m और n के फॉर्म में देखेंगे। log e x × n यानी कि log m × n, ये जनरली ऐसे आप देखेंगे, log m है और अपॉन log कितना है, log कितना हो जाएगा, ये माइनस log n हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे देखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक, इस तरीके से, नहीं गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर प्लस देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, प्लस देखेंगे। देखो ये माइनस हो गया है, यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस होगा। और log देखो, log क्या दिखेगा आपको, अगर कहीं पर log x⁴n दिखेगा तो डिग्री आगे आ जाएगी, कूद कर यहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, n log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n log x हो जाएगा। देखो डिग्री कूद कर आगे आ गई है। log 1/x का मतलब है -log ex। ये फॉर्मूला है, सब आपको रटना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी हिला दो और आपको याद हो जाएगा, सब देखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स जो लोग लिए हैं वो तो पढ़ लेंगे मैथ अलजेब्रा में, लेकिन जो लोग बायो के साथ हैं फिर उनको ये सब फार्मूलों को ध्यान में रखना पड़ेगा।
इफ़ लॉग, अगर कहीं पर लॉग ए और एक्स ऐसे लिखा हुआ है अल्फ़ा, तो यहाँ x इज इक्वल टू ए टू दी पावर अल्फ़ा ये मिलेगा आपको। मतलब ये जो बेस है, इस बेस के अपॉन में राइट हैंड साइड की ये वैल्यू पूरी हो जाएगी, ठीक है। जैसे लॉग ई और 10 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है मान लो 5, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और ई टू दी पावर 5 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि log ई एक्स और log 10x आर द ऑलवेज डिफाइंड। ऑलवेज कैसे रहेंगे, डिफाइंड रहेंगे, और इनकी वैल्यू x से बड़ी है, x की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। एंड सो समटाइम्स वी डू राइट देम द लॉग, और कुछ कभी कभी हम इसको log ई को ऐसे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x लिखेंगे, जैसे log ई और मान लो ये 15 है, तो कुछ ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिखने का तरीका है कि मॉड लगा कर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। कंसीडर y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, तो हम देखेंगे कि फंक्शन ओनली डिफाइंड फॉर, अगर ये फंक्शन डिफाइंड है x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 से बड़े के लिए डिफाइंड है, तो a की जो वैल्यू आएगी, ये जो a की वैल्यू आएगी ये भी 0 से बड़ी ही आएगी, और a इज नॉट इक्वल टू 1 अगर a एक नहीं है तो, ठीक है। अब हम ज्योमेट्री पर चले आते हैं। तो ज्योमेट्री पर अगर हम देखें तो ज्योमेट्री में जो फॉर्मूला होता है, मान लो कि ये एक पॉइंट है जिसका P1 और इसका कोऑर्डिनेट है r1 θ1, और ये एक पॉइंट है P2 जिसका कोऑर्डिनेट है r2 और θ2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 और प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो और r जो है जहाँ पर r एक इस P पॉइंट का ओरिजिन से r, ये जो है क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये भी याद रखना। d इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। अब r के टर्म में अगर मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में इस d की वैल्यू को लिखूँ तो ये होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये थीटा के टर्म में हुआ, थीटा के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और x1 इज इक्वल टू r1 θ1, x1 इज इक्वल टू r1 θ1 और y1 इक्वल टू r1 θ2। यहाँ से ये वैल्यू निकल भी सकती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से अगर लाइन के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो लाइन का इक्वेशन होता है ये x, लाइन का कह रहे हैं सॉरी, इसका सर्कल का इक्वेशन होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर ये। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से इसका r1 का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन का ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पर m स्लोप ऑफ लाइन है, ये ग्रेडियंट है या स्लोप है, और c कांस्टेंट है और x y वेरिएबल एक्सिस हैं दोनों, और c को हम इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ y एक्सिस भी कहते हैं। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप m इज इक्वल टू, अगर जब कभी भी आपको m ये कैलकुलेट करना हो तो इसके कैलकुलेशन के लिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स लेंगे इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये यानी कि चेंज इन y एक्सिस का कोऑर्डिनेट और चेंज इन x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये आप कर लोगे तो सॉल्व हो जाएगा ये मामला, इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, x और y है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट है, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट जो x एक्सिस पर तो 0 है, y एक्सिस पर c चल रहा है, और ये यहाँ पर स्लोप है। तो चेंज इन y को पता करना है तो y2 माइनस y1, और चेंज इन x पता करना है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। m की वैल्यू बड़ी होगी अगर 0 से, m की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा, और थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, और m की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन स्लोप है वो नेगेटिव होगा, और वहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी, ठीक है। और अगर स्लोप हमारा 0 आ गया, यानी m की वैल्यू 0 आ गई, तो हम समझ जाएंगे कि वी हैव स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, हमारा जो स्लोप है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, थीटा की वैल्यू 0 और m इक्वल टू 0। तो अगर मुझे सर्कल के लिए इक्वेशन लिखना है, तो सर्कल के लिए इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा।
इलिप्स के लिए अगर हमें इक्वेशन लिखना है, इलिप्स के लिए ये सब +1 में पढ़ोगे बेटा, ये सब +1 +2 में पढ़ोगे आप। इलिप्स के लिए लिखना है तो इलिप्स ये है x² + a² + y² और a जहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, b सेमी माइनर एक्सिस है। पैराबोला के लिए लिखना है इक्वेशन तो y = ax² + b हो जाएगा। a और b आपका क्या है, ये आपको पता ही है कि a जो है वो कोई एक पॉइंट है और b कोई एक पॉइंट है, जो कि x यहाँ पर देखो ये b जो है वो 0, b है, मतलब x और y का एक कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। और इसी तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ द कांस्टेंट, तो हाइपरबोला देखो पैराबोला में क्या डिफरेंस है कि पैराबोला थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे। हाइपरबोला क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है, ये बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है। पैराबोला में तो आप एक लिमिट पा जाएंगे कि ऐसे है, हाइपरबोला में बहुत ज़्यादा ओपन होता है ये, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। और एक्स और वाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यहाँ से ग्राफ मिल जाएगा आपको। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर की बात करें तो 1 रेडियन किस इक्वल होता है, 180/पाई का होल डिग्री हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 57.3 डिग्री होती है। और 1 डिग्री की अगर बात करें तो π/80, देखो रेडियन और डिग्री दोनों में समझ लो, रेडियन की वैल्यू ये होती है, डिग्री की वैल्यू ये होती है, जस्ट उल्टा। और रेडियन में वैल्यू 57.3 होती है और डिग्री में देखो कितनी होती है, 0.0174 रेडियन होता है। अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये 90 - थीटा है, ये हाइपरटेनियस है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा लिखूँ तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा लिखूँ तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉसेक थीटा लिखूँ इस ट्रायंगल के साथ तो 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1/cos थीटा, कॉट को 1/tan थीटा, और ये हमारा क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। अब अगर साइन माइनस थीटा की बात करें तो ये माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने आपको पहले बताया कि सारे पॉजिटिव होते हैं, मैंने सारी वैल्यू पॉजिटिव लिखी थी। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ तो साइन और कोसेक को छोड़ दो, तो बाकी साइन को और कोसेक को, साइन और कोसेक कहाँ चला गया, साइन का 90 + थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा टैन, सारा अब नेगेटिव चलेगा, इससे सारा नेगेटिव चलेगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पर, अच्छा ये 90 का चल रहा है और ये 180 का चल रहा है, ठीक ठीक ठीक, हम इसमें कॉसेक ढूंढने लगे, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये तो क्वाड्रेंट का फार्मूला हो जाएगा, साइन 180 + थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 + थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 + थीटा टैन थीटा, साइन 270 - थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 - थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 270। ये पूरा आपको याद भी होना चाहिए, और याद नहीं भी है तो आप इतना एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको मतलब तुरंत आप न्यूमेरिकल देखते ही सॉल्व कर लेंगे। और साइन 270 + थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 + थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टैन 270 + थीटा माइनस कॉट थीटा, और साइन 360 थीटा 360 - थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 - थीटा कॉस थीटा, टैन 360 - थीटा टैन थीटा, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ कोसाइन फॉर द ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए अगर आपको ट्रायंगल के लिए अगर कोसाइन लॉ अगर आप बात करें तो ये फार्मूला होता है a² = v² + c² - 2bc cos अल्फ़ा, या इसी फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos अल्फ़ा = b² + c² - a² / 2bc, इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। और इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a² + c² - b² / 2ac, और इस फार्मूले को हम cos गामा =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस से यहाँ से क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन और 2ab। आप ऐसा भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ साइन, जिसको लामीज थ्योरम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो फिजिक्स में भी यहाँ पर थोड़ा यूज होगा और न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। तो साइन अल्फा अपान स्मॉल ए है, साइन बीटा अपान बी और साइन गामा अपान सी। अब ये क्या होता है कि एक ट्रायंगल लेते हैं, ये आर्म ए है, ये बी है, ये सी है, और ए के सामने अल्फा एंगल, बी के सामने बीटा एंगल और सी के सामने गामा एंगल। तो लामीज थ्योरम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। सम यूजफुल ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज, जैसे हम ये यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूले हैं और क्या, ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूले ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये माइनस इधर चला गया है, ठीक है, माइनस इधर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये इधर चला गया तो कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो इस प्लस के साथ ये माइनस सिंबल यूज करेंगे, इस माइनस के साथ ये प्लस सिंबल यूज करेंगे, ऐसे जैसे यहाँ पर इसके साथ इसको यूज किया और इसके साथ इसको यूज किया, तो ऐसे ही यूज कर लेंगे। ऐसे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस बी का अगर बात करें तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस बी कॉस बी की बात करें तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अगर देखें तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। tan 2 थीटा का तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की बात करें तो 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। और tan थीटा बाई 2 का फार्मूला तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा होल रूट आप ले लो। एक्सपोनेंशियल सीरीज अगर देखें, ये सब +1 के टॉपिक हैं, +1 के टॉपिक हैं यानी 11th के टॉपिक हैं, ये सब वहाँ पर पढ़ेंगे। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। जैसे हम कहते हैं 10 की पावर 0 तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। मान लो 50 की पावर 0 इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। 100 की पावर 0 इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1। अगर मैं कहूँ x टू दी पावर -2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे x की पावर 1/n का मतलब हुआ, जैसे x की पावर 1/n का मतलब हुआ कि रूट के अंदर यहाँ n और x। जैसे x की पावर 1/2 तो इसको क्या लिखते हो, ये लिखते हो। x की पावर 1/3 तो क्या लिखते हो आप, x और यहाँ 3 लिख देते हो, यही तो करते हो आप। तो ये वैल्यू हो जाएगी। x की पावर -n/m का मतलब हो गया कि ये रूट में और अपान में, माइनस का मतलब तो अपान में, और m यहाँ आ जाएगा और x टू द पावर n हो जाएगा। x बाई वाई की पावर होल पावर n का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, x की पावर भी n लिखा हुआ है, y की पावर n भी लिखा हुआ है, और x की पावर n और y की पावर n का मतलब -n हो जाएगा ये। x टू द पावर n का पावर होल पावर m, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे x की पावर 2 की पावर 3 तो x की पावर ये 6 हो जाएगा, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक। x टू दी पावर 1/n और y टू दी पावर 1/n, जैसे x की पावर 1/n है और y की पावर 1/n है,
तो आप इसको x और y की पावर 1 बाई क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो आप, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, ये n है और x टू दी पावर n x अपान वाई की पावर होल पावर 1 बाई n, तो इसको सेपरेट करके भी x की पावर 1 बाई n और y की पावर 1 बाई n लिख सकते हो आप इसको। इसी तरीके से +1 का एक और टॉपिक है मैथमेटिकल टूल में, जो किसका है, बाइनोमियल थ्योरम का है। तो बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 प्लस माइनस n प्लस एक्स एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे हो जाएगी 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर होल पावर माइनस n। तो ये अब की बार 1 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ रहा था ना, अब यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा एन एक्स, ठीक। और n प्लस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इफ x इज लेस देन 1, अगर x एक से छोटा है तो केवल 2 टर्म ही यूज करना है, इस फॉर्मूले का 2 टर्म ही यूज करना है। कब, लेकिन जब ये वैल्यू इस एक से बहुत छोटी हो तब के लिए। 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 है, तो ये 1 प्लस माइनस और माइनस n यूज करना है और x 2 ही टर्म केवल यूज करना है। और ये हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर में है, ग्रेविटेशन चैप्टर में तो इसको हम बहुत यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि सीरीज एक्सपेंशन। जैसे कोई सीरीज है उसको एक्सपेंड करना है, 1 प्लस एक्स लिखा है होल पावर n है, जैसे 1 प्लस मान लो 99 लिखा हुआ है और होल पावर 5 या 2 3 जो कुछ भी ऐसे लिखा हुआ होगा, मान लो 10, तो ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे, हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे, जो डिग्री होगी वो डिग्री के साथ इस फार्मूले के साथ ऐसे। e टू दी पावर मान लो x है, तो अगर कहीं e टू दी पावर x है तो हमें यूज़ करना है, तो उसको ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ऐसे यूज कर लेंगे। लॉग ये 1 प्लस माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, ऐसे हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। साइन लिखा हुआ है तो साइन एक्स की जगह पर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 एक्स इज द रेडियन, एक्स जिसमें रेडियन में है, ये भी याद रखना, ये एक्स रेडियन में है। ऐसा ना हो कि साइन 30 डिग्री लिखा हो, नहीं, साइन 30 इंटू पाई बाई 180 ये 6, तो साइन पाई बाई 6 जब ये रेडियन में होगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला। कॉस एक्स याद रखना, यहाँ भी रेडियन में ही होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 एक्स इन रेडियन। अब अगर एक्स बहुत छोटा है एक्स 1 से, तो उसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एन एक्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फिर साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, ये साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाता है, कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अगर e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स है ऐसा, तो tan 1 प्लस माइनस एक्स अगर ऐसा है तो वो केवल प्लस माइनस एक्स हो जाता है, tan x इक्वल टू एक्स लिया जाता है। तो ये वैल्यू हम बायो-सेवर्ट लॉ जब पढ़ेंगे तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ में, यानी कि +2 में 12th में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में यूज करेंगे। और हम एक जगह पर एक क्या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हम r इज इक्वल टू 2f पढ़ते हैं, यानी कि f इक्वल टू r/2 में, उसमें मिरर के चैप्टर में, तो वहाँ भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस पूरे +1 +2 की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज और कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसको 0 लिखना पड़ेगा। कोई वैल्यू है, वेरिएबल है, उसका पावर n है, तो उसका फार्मूला n x की पावर n-1 है। मान लो dy/dx x की पावर 2 है, तो ये 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 में से एक माइनस हो जाएगा, देखो 2 आगे, n आगे आ गया, डिग्री आगे आ गया और उसमें से एक माइनस हो गया, तो 2x की पावर 1 हो जाएगा। मान लो कि कोई कांस्टेंट है dy/dx और 5x है, मान लो 2 है यहाँ, तो 5 आगे आ जाएगा, dy/dx x की पावर 2, देखो ये डिग्री जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाता है, कांस्टेंट आगे आ जाता है और फिर वेरिएबल जो होता है उस टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है।
देखो अगर k और x टू दी पावर n होगा तो जो हमने अभी आपको समझाया वो काम होगा यहाँ पर। देखो 5 और x 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया और 2 में से एक माइनस हो गया, यानी कि 10x की पावर 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे आपको टर्म मिलेंगे एडिशन के टर्म में, सब्ट्रैक्शन के टर्म में, तो अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से दो वेरिएबल होंगे और दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, तो उनका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड का बोलते हैं। तो फर्स्ट को ऐसे रखोगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस लिखोगे, सेकेंड को ऐसे रखोगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, और कभी ऐसा भी तो हो सकता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मिल सकता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे मिलेगा, और उसको जब कभी भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो देखो क्या लिखोगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर है ये, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दोनों सेम कैसे हो रहा है, यहाँ पर v होना चाहिए, यहाँ पर v होना चाहिए। ठीक है, ये है। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो गया, नॉमिनेटर फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और ऐसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू प्लस इंटू डी यू बाई डी एक्स। देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले हैं आपको जो कि जहन में रखने हैं। साइन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे साइन 5x कहीं आपको मिलेगा तो 5 और फिर कॉस इसको 5x ऐसे लिख देना। तो ये सिंपली यूज कर लेना इस चीज़ को। e टू दी पावर ए एक्स, कहीं पर e टू दी पावर मान लो 10x ऐसे मिल गया तो याद रखना 10 लिख लेना, e टू दी पावर 10x ऐसे लिख लेना इसको। ठीक है, कहीं अगर आपको log e और 10x ऐसे मिल गया तो 10 ऐसे लिख लेना, 1/10x लिख लेना और इज इक्वल टू 1/x लिख देना इसको, बस ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। log ax तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x log e a होता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आप लिख लेना। ये फार्मूला वही है, d बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो d2y बाई डी एक्स 2 लिख सकते हो आप। और एक देखो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को y डैश से लिख सकते हो, सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन को y डबल डैश से लिख सकते हो। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो उसको y ट्रिपल डैश लिख सकते हो। और अगर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, मान लो ऐसे फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है ऐसे, तो dx4 तो इसको y4 डैश ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ऐसे। और कहीं ऐसा मिलेगा ही नहीं, बस यहीं ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक मिलेगा आपको। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा पर अगर आ जाए तो कह रहा है कि कोई स्लोप अगर है और उसका कोई कर्व है, स्लोप ऑफ एनी कर्व है, तो उसको dy बाई डी एक्स से कैलकुलेट करेंगे। और अगर मैक्सिमा है या मिनिमा है तो y की किसी भी वैल्यू के लिए मैक्सिमा या मिनिमा है तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जस्ट बिफोर मिनिमा पॉइंट, अगर मिनिमा पॉइंट है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और मिनिमम पॉइंट है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और एट द मिनिमम पॉइंट इट इज़ 0। जस्ट आफ्टर द मिनिमम पॉइंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दस dy बाई डी एक्स इंक्रीज एंड मिनिमम पॉइंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज द पॉजिटिव एट द मिनिमम पॉइंट। कह रहा है मिनिमम पॉइंट पर ये पॉजिटिव आएगा और 0 से बड़ी ये वैल्यू आएगी, d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू ये 0 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, अब हैंस द कंडीशन फॉर द मिनिमम वैल्यू y के किसी मिनिमम वैल्यू के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो dy बाई डी एक्स का फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर 0 रखना पड़ेगा और सेकंड ऑर्डर आप देखोगे 0 से बड़ी आ जाएगी तो वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, यही ठीक कंडीशन मैक्सिमम वैल्यू के लिए है कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे और वो वैल्यू 0 के रखोगे, और वो वैल्यू d2y बाई डी एक्स 2 जब कैलकुलेट करोगे तो वो 0 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0 से छोटी आने के मतलब वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रल कैलकुलस देखना है तो इंटीग्रल कैलकुलस में dy बाई डी एक्स
अगर आप जो करते थे इंटीग्रल कैलकुलस में dy dx और f इज द फंक्शन ऑफ x, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो gx में कन्वर्ट हो जाएगा, gx है तो fx में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप इंटीग्रल करोगे तो जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लग जाती है a से b तक, gx का आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये fx मिल जाएगा और a से b लिमिट हो जाएगी। ये लिखने का तरीका है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सम इनडेफिनिट इंटीग्रल फार्मूले अगर हम देखने हैं तो जैसे x टू दी पावर n, x टू दी पावर मान लो 5 है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 5 + 1 हो जाएगा और 5 + 1 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। और dy dx मान लो x है ये और dx ये ऐसे, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये log ex हो जाएगा। ये फॉर्मूले होते हैं, ये सब फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं, ये सब फॉर्मूले होते हैं, आपको जो पता होने चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है। चलो तो ये इन फार्मूलों के बाद जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन और साइन x dx कितना होगा, तो ये माइनस कॉस एक्स होगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx तो ये साइन x हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये ऐसे जो बनता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने जितने फार्मूले थे हमने आपको डिस्कस कर दिया, 1 बाय 1 डिस्कस किया। बहुत एक कोई फार्मूला छोटा नहीं है जो कि +1 +2 से हो या 6 7 8 से हो और हम उसे फिजिक्स में यूज़ कर रहे हों, तो वो सारे फार्मूले हमने यूज़ किए और ये पूरा एक PDF के तौर पर है। और एक ही वीडियो में हमने इसको पूरा कवर इसलिए करना चाहा क्योंकि ये मतलब चैप्टर ऐसा कोई ख़ास था नहीं, तो इसमें न्यूमेरिकल फार्मूले ही हैं जो हमें यूज़ करना है +1 +2 में। तो फार्मूले की बेसिस के तौर पर मैंने आपको ये वीडियो एक PDF के तौर पर या कह सकते हैं वीडियो के तौर पर थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा कि आपको फार्मूला पता रहे प्रॉपरली। इस कौन कौन से फार्मूले हम +1 +2 में यूज करने वाले हैं, जो बेसिक और एलिमेंट्री हैं, वो जो हमेशा यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो थी हमने आपको डिस्कस कर ही लिया, बता ही दिया। बाकी अब हम लोग +1 में आ ही गए हैं तो 1 बाय 1 एक एक टॉपिक तो हम देखेंगे ही, ज़्यादा लेंथी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। एक टॉपिक का एक छोटा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का जितना रहेगा, जितने में वो टॉपिक कवर हो पाए उतनी ही लेंथ की हम वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक एक चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक छोटा टॉपिक छोटा सा वीडियो, ताकि बच्चों को भी देखने में ज़्यादा आसानी रहे और बर्डन ना फील हो कि हमको 10 घंटे 20 घंटे ये वीडियो देखने ही हैं और फिर जाके हमें समझ में आए। तो टफनेस, लेवल ऑफ टफनेस नहीं बढ़ाना है हमें, लेवल ऑफ टफनेस को ईजी ही रखना है। और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप जानते ही हैं कि 10th का जो ICSE बोर्ड है या 10th का CBSE बोर्ड तो अभी हम कर ही रहे हैं, तो वो सारा हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, प्लस BSc पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के भी कुछ कंटेंट अवेलेबल हैं। धीरे धीरे सारे कंटेंट पूरे हो जाएंगे तो आपको पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इस लेक्चर में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।